ओके कोई डाउट नहीं। पहले तो आप मुझे बताइए कि कितने लोगों ने T7 असाइनमेंट लेवल 1 T7 का क्वेश्चन नंबर 4। T7 में तो सारे इससे ज्यादा अच्छे से हम तो क्लास में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चलो देखो, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 7 probability question 4। They say that a real number x is chosen from 0 to 2, so number of sample space is equal to number of element x such that x is real and 0 less than x less than 10। ये दिया हुआ। इक्वालिटी भी हो सकती है, इक्वालिटी नहीं है बोल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10k। ठीक है, k इज द नंबर ऑफ रियल नंबर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इंटरवल। एंड देन इवेंट e क्या है? देखो इवेंट e है, e is defined as such that it is satisfying the relation fx is equal to fx is equal to lambda minus x to the power n over 1 by n। lambda is greater than 0। ये e भी नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। 0 से 10 जो रियल नंबर्स हैं, इसमें से एक रियल नंबर सेलेक्ट की गई व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, देन प्रोबेबिलिटी दैट fx x also satisfies the relation f of fx equal to x। तो पहली बात तो ये देखो कि f of fx equal to x का मतलब क्या है। तो अगर fx ये है, if fx is this, then f of fx क्या होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा माइनस fx की पावर n होल टू द पावर 1 by n। एंड fx तुम्हें पता है ये है, fx की पावर n क्या है? लैम्डा माइनस व्हाट इज fx रेज टू द पावर n, इसका n पावर रेज करोगे तो आएगा लैम्डा माइनस x टू द पावर n। It is actually lambda and lambda gets cancelled. It is x to the power n whole to the power 1 by n, that is equal to x। इसका मतलब है कि f of fx is always x for all x belonging to domain of fx। तो अगर कोई रियल नंबर सेटिस्फाई कर रही है जो इसके डोमेन में है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि f of fx x होगा? तो आंसर क्या आया? एन ई इज इक्वल टू एन एस ही हो जाएगा ना। And therefore probability of event E will be equal to 1। कोई डाउट है तो फटाफट बोल दो। हमने क्या बोला? हमने बोला कि इस सेट की वो रियल नंबर जो इसकी डोमेन में है वो एनएस हो गया, और डोमेन की हर इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट किया तो एक्स आ रहा है। इसका मतलब है उनमें से कौन से एक्स है जो एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं? ऑल। तो एन ई भी एन एस हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ई 1 हो गया। तो 100%
चांस है, मतलब ये श्योर इवेंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 टेक्सचुअल एक्सरसाइज 7। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर हो गया बेटा तो मुझे जल्दी से बता दो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगला अगला तुम्हारा डाउट था क्वेश्चन नंबर 3, 7, 11, 51 असाइनमेंट लेवल 1। और भी जो डाउट्स हैं फटाफट पोस्ट करो, क्योंकि जो आपने बोला वो तो मैं नोट कर रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। थर्ड सेवेंथ एंड 11 एंड 51। 11 एंड 51 और कोई डाउट नहीं है? चलिए साहब, इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। असाइनमेंट लेवल 1 क्वेश्चन 3, लेवल 1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। अ सैंपल स्पेस फॉर द इक्वली लाइकली रिजल्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा इनफॉर्मल क्वेश्चन है। अ सैंपल स्पेस फॉर इक्वली लाइकली रिजल्ट्स फ्रॉम वन फेयर डाइस। एक D1 है, वो फेयर डाइस है। फेयर डाइस का मतलब है कि इसका सैंपल स्पेस होगा S1 consist of 1, 2, 3, 4, 5, 6 all faces equally likely, all faces equally likely, and another dice is D2. D2 is a biased dice, ये फेयर नहीं है, बायस्ड है। बायस्ड डाइस है मतलब है कि इसके किसी स्पेसिफिक फेस के चांस, अकरेंस के चांस दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। क्या बोल रहे हैं? विद a 6 twice as likely to occur as the any other face। इसका मतलब क्या हुआ कि if probability of 1 is equal to probability of 2 is equal to probability of 3 is equal to probability of 4 is equal to probability of 5 is equal to p, then probability of 6 is 2p। अब ऐसी डाइस प्रैक्टिकली स्पीकिंग कैसे बनाएंगे? तो एक 7 फेस की डाइस है, दैट इज हमारा जो सैंपल स्पेस इसका हो S2 कुछ ऐसा होगा 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स इट। तो इस डाइस में 7 फेसेस होंगे, ऑल फेसेस इक्वली लाइकली, and 2 faces are numbered as 6 and other faces 1 number on each face. So definitely the probability of then p की वैल्यू, स्मॉल p की वैल्यू 1/7 होगी, तो 6 की probability 2/7, रिमेनिंग की 1/7। अब ऐसे डाइस का सैंपल स्पेस इन्होंने बोला क्या? ये तो S1 है, S2 है। जब ये दोनों डाइस को थ्रो करोगे इन अ टॉस ऑफ D1 एंड D2, जब आप ऐसे दोनों को आप टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस इन्होंने बोला व्हाट आर द सैंपल पॉइंट, राइट? दिस विल कंटेन द सैंपल पॉइंट्स। तो सैंपल स्पेस जो आएगा वो S1 क्रॉस S2 आएगा, और वो क्या आएगा? तो 2 फेसेस पे 6 है, यहां पर 6 है केसेस, यहां 7 है, तो 6 7 जा 42 सैंपल पॉइंट्स होंगे।
there will be 42 sample points. और बताइए। इसको 6 मान लो, इसको 6 डैश मान लो, है ना। और बोलिए। थर्ड क्वेश्चन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन, हाँ ठीक है बेटा, सेवेंथ पे चल रहे हैं। गो टू सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? 10 apples are distributed at random among 6 persons. The probability that at least one of them will receive none. 10 apples हैं, A1, A2, A3 and A4, A5, A6, 7, 8, 9, 10. And they were distributed among 6 persons. So how many ways you can distribute 10 apples to 6 persons? NS क्या होगा? 10 एप्पल्स को 6 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लो P1 एक पर्सन है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है। मान लो इसको X, आगे क्या बोल रहे हैं? कंडीशन 10 apples are distributed at random among 6 persons. The probability that at least one of them will receive none. अब यहां देखो, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिस्टिंक्ट प्लेसेस, बॉक्सेस, कंटेनर्स, कुछ भी मान सकते हो। तो नंबर ऑफ एस क्या होगा? तो देखो, एप्पल टोटल 10 है, बॉक्सेस 5 हैं, बॉक्सेस या कंटेनर्स मान लो, पर्सन्स मान लो 5 हैं। हर एक एप्पल के लिए 5 चॉइसेस है। Each apple has 5 choices. Either it is given to P1 or P2 or P3 or P4 or P5 or P6. तो एक एप्पल के लिए 5 डिफरेंट चॉइसेस हैं, तो 10 एप्पल है तो आपको आ जाएगा आंसर एन 5 इंटू 5 इंटू 5। 6 पर्सन है, 6 चॉइसेस है। 6 इंटू 6 इंटू 6, हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स, दैट इज 6 की पावर 6। इट इज टोटल नंबर ऑफ वेज द थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें ये भी है कि हो सकता है कि 10 के 10 एप्पल P1 को मिल जाए, या 10 के 10 P2 को मिल जाए, या 10 के 10 P3 को मिल जाए। तो इनमें वो केसेस में है कि मेनी पर्सन्स डू नॉट रिसीव एनी एप्पल, एंड इसमें वो केस भी है दैट एवरीवन गेट्स एटलीस्ट वन एप्पल। सब कुछ है इसके अंदर में। अब बोला गया कि द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल रिसीव नन। ठीक है, तो मान लो कि ये सभी पर्सन्स के ये अपने अपने बॉक्सेस हैं। P1 पर्सन का अपना बॉक्स है B1, P2 का बॉक्स है B2, P3 का बॉक्स है B3 है, ऐसे P6 का बॉक्स है B6। अब ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि 10 एप्पल्स टू बी केप्ट इनटू 6 बॉक्सेस, इन टोटलिटी 6 की पावर 6 वेज, देन नंबर ऑफ वेज, E क्या है? E number of distributions, number of ways of distribution if at least one box is empty, at least one box is empty, the probability that at least one of them will receive none। ठीक है, कम से कम एक के पास एक भी नहीं गया। अब एटलीस्ट वन एम्प्टी को कैसे काउंट करेंगे? तो इसको, ये डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल का कॉन्सेप्ट है, पूरा आर्टिकल ही है, मैं डिस्कस करूंगा इसी क्वेश्चन के बाद में या आज ही की क्लास में। बट अभी मैं समझा दूं, क्या करो कि ये 6
बॉक्सेस हैं उसमें से एक बॉक्स सेलेक्ट करो, एनी में काउंट करो, एनी, चूज वन, 6C1 वेज, और एटलीस्ट वन एम्प्टी है ना, एटलीस्ट वन एम्प्टी, तो एक वो चूज किया मैंने जिसको खाली रखना है, 6C1 वेज। बचे कितने एप्पल, बचे कितने बॉक्सेस है, 5। मान लो वो वन है P1, अगर P1 को मुझे एम्प्टी रखना है, P1 को एम्प्टी रखना है, उसको सेलेक्ट कर लिया, 6 तरीके हैं, या तो P1 को ले लिया या P2 या P3 जिसको हमें एम्प्टी रखना है। बचे हुए 5 में हम सारे 10 ऑब्जेक्ट को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितने वे से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो द नंबर ऑफ वेज of distribution will be kept in parentheses 5 के पावर 10। बट रिमेंबर, जब आप 10 ऑब्जेक्ट को 5 बॉक्सेस में, 5 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें 5 की पावर 10 वेज जब बोलते हैं, तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेकंड में चलेगा और रिमेनिंग एम्प्टी है। मतलब इसमें P1 P3 एम्प्टी, P1 P2 एम्प्टी, P1 P4 एम्प्टी, 2 एम्प्टी वाले केसेस भी हैं, इन्वॉल्व हो चुके। ठीक है, अच्छा, जब हमने बोला P1 6C1 मतलब 6 वेज दिया ना, 6C1 से एक सेलेक्ट किया जिसको मुझे एम्प्टी रखना है, फिर बचे हुए में इतने वेज से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मान लो उसमें P2 एम्प्टी है, तो P1 P2 एम्प्टी आ गया। लेकिन जब 6C1 में जब 6 तरीके यहाँ बोले, तो 6 तरीके क्या है, वो है P1 और P2 और P3, कोई भी हो सकता है ना। तो जब मान लो जब यहाँ P1 सेलेक्ट हुआ और बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो P2 एम्प्टी है, तो P1 P2 काउंट हो गया। बट जब यहाँ P2 सेलेक्ट हुआ था और फिर रिमेनिंग को 5 की पावर 10 किया, तो P1 फिर से एम्प्टी हो गया, तो P2 P1 डबल काउंट हुआ। मतलब हर एक पेयर इसमें दो दो बार काउंट हो रहा है, एक बार P1 के साथ, एक बार P2 के साथ में। तो उसके लिए हम क्या करते थे, डिस्काउंट करते थे एक एक बार। तो -6C2, 2 एम्प्टी वाले केसेस को हम डिस्काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो डबल डबल काउंट हो चुके हैं। तो 6C2, 6 में से 2 सेलेक्ट करो, मान लो P1 P2, ऐसे P1 P3, ऐसे P1 P4 या P2 P3, ऐसे पेयर ऑफ 2 एम्प्टी वाले केसेस कितने हैं, 6C2 से 2 सेलेक्ट करो, उनको रिमूव कर दो, और 4 में 10 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 4 की पावर 10 प्लस 6C3, 3 सेलेक्ट करो और 3 की पावर -6C4, 4 सेलेक्ट करो, 2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 की पावर 10 प्लस 6C5, 1 की पावर 10। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का इस्तेमाल करके कितने केसेस हैं व्हेन एटलीस्ट वन बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है, तो ये आ गया आपका एनी और ये था एनएस। तो प्रॉपर्टी निकालो, तो प्रॉपर्टी ऑफ ई विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू भाई 6 इंटू 5 की पावर 10 माइनस 62, 15 होता है, 15 इंटू 4 की पावर 10, इसमें भी 5 इधर, हाँ ठीक है, एंड प्लस 63 होता है 20 माइनस 6C4 इज 62, 15 इंटू 2 की पावर 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 6, ये आंसर आएगा। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन्होंने आंसर क्या दिया हुआ, नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन, ये इसको आप कैलकुलेट करके आंसर निकालना। हो सकता है इसका आंसर गलत भी हो 7th में,
बट ये जो मैंने लिखा दिस इज परफेक्टली ओके, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, इनका जो आंसर है जब तक इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक बताया नहीं जा सकता कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और बोलो। 137 बाई 143, तो देखो 6 की पावर 6 में बेसिकली ये 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 इज 81 इंटू 9 है ना। 143 तो आएगा नहीं, डिनोमिनेटर में 143 है पॉसिबिलिटी आने की। नो, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो आंसर मैंने बताया दिस इज परफेक्टली ओके, इसमें एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आंसर चेक करेंगे, देखना पड़ेगा आंसर। वो ये तो 143 तो नहीं आएगा। 243 होता तो आ भी सकता था, क्योंकि 243 विल बी 3 की पावर 5, तो वो आने के चांस था। 143 इज अ प्राइम नंबर आई थिंक। आगे बोलो, अगला अगला कौन सा क्वेश्चन था? 11th। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। A natural number is selected at random from the set X, which is defined as small x such that 1 less than x less than 100। इस इंटरवल में से एक नेचुरल नंबर रैंडमली सेलेक्ट की जा रही है। द प्रोबेबिलिटी, ओ नो 11th आपने पूछा, आई एम सॉरी 11th तो ये नहीं है, जस्ट सेकंड। S be the set of x comma y with a condition that x 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है and y belongs to 0 to 1। C be a circle consists of point x comma y such that C be a set consists of point x comma y such that x square plus y square less than equal to 1। A point P belonging to X also belongs to C with probability. What is the probability P belongs to S, then probability that the point P also belongs to C। ठीक है, तो am I audible बेटा? तो कौन सा रीजन है जो फेवरेबल रीजन है? 0 से पाई एक्स कोऑर्डिनेट है, पाई मीन्स 3 पॉइंट समथिंग, और 0 से 1 वाई कोऑर्डिनेट है।
ये रीजन हो गया तुम्हारा। दिस इज द सैंपल रीजन। This is pi, this is 0, this is 1, this is pi comma 1. And then say that x square plus y square equal to 1. तो ये 1 यहाँ पर ही होगा, तो ये तुम्हारा एक सर्कुलर रीजन होगा, ऐसा ऐसा। This is the circle x square plus y square equal to 1. The region which is inside the circle, interior of circle, is x square plus y square less than equal to 1. So the sample region representing the sample space, sample region lying the sample space, ये हो गया जो हमारा इवेंट को सेटिस्फाई कर रही है, ये क्वार्टर सर्कल, ये इवेंट स्पेस हो गया। और ये सैंपल स्पेस था, पूरा रेक्टेंगल का सैंपल स्पेस था। तो NS क्या होगा हमारा? NS हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज पाई इंटू लैम्डा, where lambda is number of points x comma y belonging to one square unit region, one square unit area. And NE क्या होगा? NE कैलकुलेट करो तो NE will be equal to area of this quarter circle, pi r square is 1 square by 4 into lambda. So probability of the event E is equal to limit lambda approaches to infinity NE by NS. So it is limit lambda tending to infinity pi into lambda by 4 over pi lambda. It is equal to 1 by 4. तो क्वेश्चन पूछा गया था क्या? A point P also belongs to C with probability. तो 1 by 4 is the probability. ये था क्वेश्चन नंबर 11. Any doubt? If any doubt, please let me know. तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटा। 11 के बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन था वो था, और कोई डाउट किसी का? जल्दी बोलो भाई। फिफ्टी वन के अलावा कोई डाउट नहीं किसी का? क्वेश्चन नंबर 14 करिए जरा तो। 13th एंड 14th सभी लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। 13th क्वेश्चन करेंगे और 14th करेंगे। अब ये दोनों का आंसर बता देंगे सारे बच्चे, तभी मैं आगे बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ऐसा करो, अब मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूं, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया नहीं है। तो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर, अभी सारे बच्चे करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, 13 से 20 कितने क्वेश्चन हुए?
7 और टाइम है 20 मिनट्स। चलिए जी फटाफट सॉल्व करिए तो जरा। और सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लो, सारे बच्चे, सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे, क्विक। ठीक है ठीक है, फटाफट बाकी बाकी लोग भी वीडियो ऑन करो फटाफट और अपना काम करो, क्वेश्चन करो, शुरू करो। 13 से 20। थर्टीन का समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करें? 15 कूपन्स हैं टोटल, C1 C2 C3 ऐसे 15 नंबर तक है। And out of 15 coupons, 7 coupons are selected at random. So what is the NS with replacement? Of them, 7 are selected at random with replacement. At random नहीं, with replace, at random ही कर रहे हैं but with replacement। मतलब पहला सेलेक्ट किया, फिर रिप्लेस किया, फिर दूसरा किया, फिर रिप्लेस किया, फिर तीसरा किया, और जो उस पर आ रहा है उसको हम नोट कर सकते हैं, राइट। तो अब ये सी बात है कि 7 कूपन्स को सेलेक्ट करने के लिए टोटल कितने केसेस होंगे? तो एनएस हो जाएगा, हर एक कूपन के लिए 15 चॉइसेस हैं बिकॉज रिप्लेसमेंट इज बीइंग डन, तो 15 टू द पावर 7। अब एन ई कैलकुलेट करना, व्हाट इज द इवेंट ई, ट्राई टू फिगर आउट। ई क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन अ सिलेक्टेड कूपन इज 9। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि सेलेक्टेड कूपन्स जो हैं वो S1, S2, S3, S4, S5, S6 एंड S7 है, तो ये एक 7 नंबर्स का एक ऑर्डर्ड टपल है ना, ये एक इवेंट है, और ये S1, S2, S3 कैन बी एनीथिंग आउट ऑफ 1 to 15, बट इवेंट के लिए हमारे लिए कंडीशन क्या है कि इनमें से none of Si is greater than 9 and at least one is 9. मतलब ये 7 नंबर्स हैं, इनमें से कम एक 9 होना चाहिए और कोई भी 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए द लार्जेस्ट नंबर अपियरिंग ऑन द सेलेक्टेड कूपन 9. अगर सारी की सारी 9 से छोटी हो जाएंगी तो लार्जेस्ट नंबर 8 हो जाएगा या 7 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, राइट? वो हमें नहीं चाहिए, हमें लार्जेस्ट नंबर 9 चाहिए, तो कम से कम एक कूपन पर तो 9 आना मस्ट है. तो ऐसे केस में कैसे अप्रोच करेंगे? एक वे ऐसा होता है कि ठीक है, आप साथ एक 9 किसी न किसी एक कूपन पर 9 रख दो और उसके बाद बचे हुए कूपन के लिए 1 से 9 कुछ भी ले लो, एक 9 इंश्योर कर लो, बाकी अब कुछ भी कर दो, बट उसमें रिपीटिशन का चांस आ जाता है, क्योंकि आप किस कूपन पर 9 रखना चाहोगे वो डिसाइड करोगे, फिर बचे हुए को आप परम्यूट करोगे तो उसमें 2 9 वाले केसेस डबल हो जाएंगे, 3 9 वाले 3 बार रिपीट हो जाएंगे वगैरह. तो उसको अवॉइड करने के लिए एक तरीका होता है कि भाई पहले तो ये बताओ कि 1 से लेके 9 से बड़ी तो कोई नंबर आनी नहीं चाहिए, तो ये 9 केसेस हैं और कूपन कितने हैं 7, तो 9 के पावर 7 टोटल वेज हैं, जिसमें हर एक कूपन पर 9 इज द मैक्सिमम लिमिट, 9 से बड़ी कोई नंबर नहीं है. बट इसमें वो केसेस भी आ जाएंगे जिसमें सारे कूपन्स पर 8 या 8 से लेस नंबर आ जाए. आएंगे कि नहीं आएंगे? जब आप 9 to the power 7 करोगे, इसका तो हर केस के लिए 9 चॉइसेस दे रहे हो, तो वो पॉसिबिलिटी भी इसमें इंक्लूड हो गई जिसमें सभी 7 कूपन्स पर 9 एब्सेंट है. और अगर सभी से 9 एब्सेंट हो गया तो वो नंबर में मैक्सिमम नंबर 9 नहीं रहेगा, रादर 9 से लेस हो जाएगा. तो वो कितने केसेस हैं? जब आप 7 प्लेसेस पर ये 8 कूपन से फिल करो तो 8 की पावर 7 वेज, ये हटा देंगे तो ऑब्वियसली कम से कम एक कूपन पे 9 आ जाएगा. इसमें क्या है, जब हमने 1 2 3 अप टू 9 यूज किया, और ये क्या है, जब हमने 1 2 3 अप टू 8 यूज किया. तो probability of the event E will be clearly 9 to the power 7 minus 8 to the power 7 divided by 15 to the power 7. This is the answer. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो you can get it कुछ ऐसे कि 3 by 5 to the power 7 minus 8 by 15 to the power 7, क्योंकि 8 और 15 को प्राइम है और 9 और 15 में 3 कॉमन फैक्टर था तो 3 उड़ा दिया मैंने. तो अब देख लो आंसर क्या है, कौन सा आंसर मैच करेगा. तो 3 by 5 to the power 7 minus 8 by 15 to the power 7, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है जी, 13th हो गया, 14th करिए, फटाफट जल्दी करिए, क्योंकि आपके पास में अब अगले 6 क्वेश्चन करने के लिए टाइम है. मैं आपको कम से कम 5 मिनट तक तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, 6 मिनट तक. उसके बाद मैं एक एक करके डिस्कस करना शुरू करूंगा 14th ऑनवर्ड. 14th हो गया बेटा, जस्ट कीप ऑन गोइंग टू नेक्स्ट, स्विच करते रहो. अच्छा, जिसका हो जाए, सारे हो जाए तो आप रुकना नहीं, आप जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया है क्वेश्चन, कल वाले क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट्स, उनको करिए. फोर्टीन्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया. The chance that the vowels are separated in an arrangement of the letter of the word horror.
तो number of ways the letters of the word horror can be arranged in totality, double ROR is equal to NS is equal to क्या आएगा? तो टोटल 6 लेटर हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 आइडेंटिकल एंड 2 आइडेंटिकल, एंड NE इवेंट ई हमें क्या चाहिए? हमें नंबर ऑफ दोज अरेंजमेंट इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉरर इन विच वॉवल्स आर सेपरेटेड. व्हाट आर द वॉवल्स? डबल ओ, दीज आर द वॉवल्स, दे आर टू बी सेपरेटेड. तो क्या करेंगे? H R R R इनको अरेंज करो. कितने वे से? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 आइडेंटिकल है, 3 फैक्टोरियल वे से, and corresponding to each of these arrangements you'll have these vacant places, है ना? ये हमारे पास कितने वेकेंट प्लेसेस हैं? 5 वेकेंट प्लेसेस. और ये 5 प्लेसेस पर 2 आइडेंटिकल ओ को प्लेस करने के लिए 5 C2 वेज हैं, क्योंकि अरेंज तो कर नहीं सकते, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो. ये एनी हो गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज क्लियरली 4 factorial divided by 3 factorials. 5C2 is 10 divided by 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. So you will see that 3 factorial will get over, and 10 factorial is 2 into 5. So 2 times 5 into 4 factorial is 5 factorial into 2 factorial divided by 6 factorial. So this 5 factorial and 6 factorial will keep here 6. It is 4 by 6, that is 2 by 3. 2 by 3 is the answer. Very correct. निशांत का भी सही था, जिसने भी आंसर किया था सही किया. 4 factorial by 3 factorial क्या लिखा बेटा? ठीक है, चलो कैरी ऑन. 14 के बाद में 15 से लेकर के 20 तक जल्दी आंसर करिए जरा. तो गॉट इट.
15th हो गया सबका? 15th तो बहुत ही सिंपल था. आउट ऑफ 52 कार्ड 13 कार्ड्स आर ड्रॉन. तो NS जो है वो तो क्लियर है कि 52C13 out of 15, out of 52 13 are drawn, right? और इवेंट E भी सिंपल ही है. द प्रॉपर्टी दैट एग्जैक्टली 8 ऑफ देम आर ऑफ द सेम सूट. तो पहले तो कौन सा सूट से होंगे ये चूज करो. सूट कितने होते हैं? 4. तो 4 सेट में से एक सेट चूज करो 4C1. उस सेट में 13 कार्ड होंगे. 13 में से कोई भी 8 उठा लो. 8 कार्ड्स आ गए, हमने 13 ड्रॉ किए, तो 5 कार्ड्स और चाहिए. 5 कार्ड्स जो रिमेनिंग है वो कहाँ से आने चाहिए? तो जो 13 कार्ड्स हमने एक सूट के सिलेक्ट किए उनको हटा के बचे हुए 39 में से कोई भी 5 ले लो. सो योर प्रोबेबिलिटी इज वेरी simply calculated as 4C1 into 13C8 into 39C5 divided by 52C13. तो ये 15th क्वेश्चन क्लियर था. 16th किसका हो गया? क्वेश्चन नंबर 16. Sixteenth says a person writes 4 letters and 4 addressed envelopes. ये डी अरेंजमेंट की प्रॉब्लम है. अगर कॉन्सेप्ट ऑफ डी अरेंजमेंट आपको पता है तो एक लाइन का है. 4 letters and 4 address envelope. If the letters are placed in the envelope at random, तो ऑब्वियस सी बात है. देखो कि 4 एनवेलप अगर हैं E1, E2, E3 एंड E4 और लेटर्स हैं L1, L2, L3, L4, तो उनको आप एट रैंडम अगर प्लेस करोगे तो NS जो होगा वो तो 4 फैक्टोरियल ही आएगा. 4 लेटर्स को 4 इन्वेलप में प्लेस करने के टोटल वेज है 4 फैक्टोरियल, 1 इन ईच. नाउ probability that the all letters are not placed in right envelope. सारे लेटर्स को प्लेस करना है तो एक तरीका तो ये है कि ये लेटर L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है. L1 रॉन्ग एनवेलप में जाना चाहिए. कोई भी हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन. क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट एनवेलप. इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 1 लेटर इज रॉन्गली प्लेस्ड. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करें? एटलीस्ट 1 लेटर इज रॉन्गली प्लेस्ड. क्या क्वेश्चन दिया? एक सेकेंड, लेट मी रीड इट अगेन. If the letters are placed in the envelope at random, the probability that all letters are not placed in the right envelope. All letters are not placed in the right envelope. इसका मतलब क्या है कि अगर पहला भी अपने एनवेलप में है, मतलब ये नहीं, ये बोल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए कि L1 इसमें चला जाए, L2 इसमें, L3 इसमें, L4 इसमें. इसका मतलब क्या है? All letters are placed in right envelope. ऐसा नहीं होना चाहिए.
इसका मतलब क्या है, कम से कम एक लेटर रॉन्ग एनवेलप में होना चाहिए। तो ये तो वन, देखो हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी ई बार क्या होगा, एन ई बार क्या होगा, वन बाई 24। तो एन ई क्या होगा, 1 माइनस 1/24, दैट इज 23/24। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसी केस में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं, probability that at least one letter is correctly placed, और एक और क्वेश्चन है मैं पूछी इसमें कि probability that no letter is correctly placed, no letter is correctly placed। कोई भी लेटर सही जगह पर नहीं है, ये प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी? तो जो आपने ये आंसर किया ना, एन ई की बात है, यहाँ तो प्रॉपर्टी ई हमने डायरेक्ट निकाल दिया, एन ई जो है वो तुम्हारा 23 आएगा। ये है कंप्लीट डी अरेंजमेंट, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल डी अरेंजमेंट्स। एक करेक्ट अरेंजमेंट है, 24 टोटल अरेंजमेंट है, एक करेक्ट अरेंजमेंट है, 23 डी अरेंजमेंट्स है। अब इसमें से हमने पूछा कि एटलीस्ट वन लेटर इज करेक्टली प्लेस, कम से कम एक लेटर सही जगह पर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो आपको याद होना चाहिए। चार लेटर हैं, चार में से एक लेटर सेलेक्ट कर लो, जिसको सही जगह पर रखना है, 4C1, उसको उसके वाले एनवेलप में डाल करके बचे हुए तीन लेटर को अरेंज कर दो। कितने वैसे? तीन एनवेलप में से 4C1 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4C3 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये है एटलीस्ट वन, इसको अगर करो ना तो एक्चुअली ऐसा आएगा, देखो 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लोगे तो आएगा 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल। ये है तुम्हारा एटलीस्ट वन करेक्ट प्लेस पर। इसकी एक्चुअल वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, फॉर्मेट याद रखना, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ गया तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू, मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल 24 माइनस 6 2 जा 12 प्लस 3 माइनस 1, कितना है भाई 14, 24 प्लस 3 27 माइनस 13 14, तो ये 14/24 आएगा। ये नो लेटर इज करेक्टली प्लेस के लिए ऐसा आ जाएगा n फैक्टोरियल टाइम्स, ये n फैक्टोरियल में से मतलब 4 फैक्टोरियल में से टोटल ये माइनस कर देंगे, कम से कम एक लेटर सही जगह पर है, टोटल में से उसको माइनस कर दो तो नो लेटर इज करेक्टली प्लेस, तो आ जाएगा तुम्हारा 4 फैक्टोरियल माइनस ये पूरा जो अभी इधर कैलकुलेट किया ये वाला। तो ये एक्चुअली आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल, 1 और 1 ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ये प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ ई नंबर निकाल रहा हूं मैं, बाद में इसको प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट कर लेंगे इसके लिए। तो ये एक्चुअली कितना आया भाई बताओ, 24/2 इज 12
-4 + 1 9। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये वाले का 9/24। तो इसके लिए आपको डी-अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए। तो डी-अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल, ये दोनों कॉन्सेप्ट कितने लोगों को याद है, जरा बताओ तो 11th में जो कराया गया था, डी-अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल्स। जस्ट एक बार कंफर्म करो। याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे कराना पड़ेगा। चलो, समझ में आ गया कि नहीं याद है। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, अभी मैं कराता हूँ। 16 के बाद करो, सम्स फटाफट कंप्लीट करो, फिर इसको मैं डिस्कस करता हूँ कॉन्सेप्ट को। चलो भाई देख लो, काफी वक्त हो गया, अब एक एक करके सारे ही देख लो। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 16 तो हो ही गया था, 17 की बात करते हैं। अब सारे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 17th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 12 distinct balls are distributed among 3 distinct boxes. The probability that the first box contain 3. First box contain 3. तो 12 बॉल में से 3 सेलेक्ट कर लो फर्स्ट के लिए। बचे हुए जो 9 बॉल्स हैं उनमें बॉक्सेस कितने हैं? बॉल्स तुम्हारे पास में B1, B2, B3, B12 है। इनमें से कोई 3 हमने सेलेक्ट कर लिए तो 9 बच गए। वो 9 को हमें बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 में से अगर हमने फर्स्ट बॉक्स में ये 3 डाल दिए जो सेलेक्ट किए, तो ये 2 चॉइसेस हैं हर एक 9 के लिए। तो 2 की पावर 9, ये हो गया एनी, और NS तो पता ही है आपको कि 12 बॉल्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं, तो 3 की पावर 12। तो probability of the event is clearly 12C3 into 2 raised to the power 9 divided by 3 to the power 12। 17 का आंसर क्या आया था बेटा? सबका ये आया था? हाँ, आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो वही आ जाएगा। 12C3 का मतलब क्या होता है? 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 9। तो एक 2 इधर दे दो इसको, 110 हो गया। 3 फैक्टोरियल का एक 3 निकल जाएगा, तो यहां से देखो ये 3 फैक्टोरियल 6, 6 2 जा। अब ये 2 इसका 2 के पावर 10 अपॉन यहां से 3 के पावर 10 कर सकते हैं, इंटू 9 कर दिया, और 110 है इधर। एक ही बात है, वो सिर्फ उसको लिखने का तरीका चेंज हुआ। तो ये भी हो गया जी, 17th क्वेश्चन हो गया। 18th क्वेश्चन हो गया सबका? 18th
18th क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं आउट ऑफ 13 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब देयर आर 5 वीमेन एंड 8 men. 5 women and 8 men. ये टोटल 13 एप्लीकेंट्स हैं. सेलेक्ट कितने करने हैं? It is desired to select 2 persons for the job. The possibility that at least one of the selected person will be women. तो 2 selections होने हैं, तो एक तो हो सकता है 2 women and no men, और 1 woman and 1 man. ये 2 पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट केस के लिए 5C2 इंटू 8C0 प्लस 5C1 इंटू 8C1, ये NE हो गया, NE. तो कैलकुलेट करोगे बेटा तो NE की वैल्यू क्या आएगी? 5C2 इज 10 प्लस 40 50 आ गया, और NS तो आप जानते हो 13C2. 13C2 is 13 into 12 divided by 2, तो 78. तो probability of the event is clearly 25 by 39. 25 by 39 is the answer. A option correct है. तो ये 18th हो गया तुम्हारा जी, है ना. 17th और 18th हो गया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो. 19, if I look at 19th question, A and B are two mutually exclusive events. तो A और B mutually exclusive हैं, तो वेन डायग्राम में फटाफट देखो, तो A और B अगर exclusive हैं तो वो कैसे placed होंगी? तो कुछ ऐसे होंगी कि they have nothing common. This is A and this is B. What is A complement? What is B complement? B complement is this shaded. तो clearly A is a subset of B complement. दिख रहा है? Since A intersection B is null set. And therefore they are asking probability of A by B complement. So it is equal to probability of A intersection B complement divided by probability of B, या ऐसा लिखो. नंबर ऑफ, अब B complement अगर डिक्लेयर्ड है, B complement डिक्लेयर्ड है, तो ये जो ग्रीन कलर से शेडेड है ये सैंपल स्पेस हो गया, और ये फेवरेबल स्पेस हो गया. ये तो नंबर ऑफ A intersection B complement by number of B complement, this is equal to probability of A intersection B complement by probability of B complement हो जाएगा. NS से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, चाहे ऐसे लिख दो, बट A intersection B complement is actually A, तो probability of A by probability of B complement हो जाएगा. बिकॉज A इज सबसेट, अगर A B का B कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A ही होगा ना. सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो सबसेट ही आता है. तो ये हो गया 19th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20th देखो. बोला 6 डाइस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 34. 6 डाइस है, मान लो ये D1 है, D2 है, D3 है, D4, D5, D6, और अगर इन पे रिस्पेक्टिव नंबर X, Y, Z, U, V, W आ रहा है, तो इन सभी नंबर्स का सम हमें चाहिए क्या? 34 चाहिए. मैक्सिमम समेशन क्या हो सकता है बेटा? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सम? 36. वो कब आएगा? जब सब पे 6 आ जाए, तब समेशन 36 आ जाएगा. बट हमें 2 कम चाहिए, 36 से 2 लेस चाहिए. पहले तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी E क्या है? तो ये तो आपको पता है कि सॉरी NS क्या है? NS
NS क्या होगा, वो तो कैलकुलेट कर लेंगे, NS में तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 की पावर 6 होगा NS में, तो कोई डाउट नहीं। वेरी करेक्ट। NE के लिए अब मैं जो बता रहा हूँ देखो, ये ऐसे सोचो, जिसका भी नहीं हुआ है, कि अगर मुझे 2 लेस करना है तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि किसी भी एक डाइस पर 2 लेस कर दो, तो 6 डाइस है तो 6C1 वेज हैं, 6 में से कोई एक डाइस सेलेक्ट करो जिसमें 2 घटा दो, 2 माइनस कर दो, तो एक 4 और रिमेनिंग 6 होंगे, तो 6C1 वेज हो गए, 6C1 वेज। और दूसरा तरीका है कि 2 डाइस पर एक एक कम कर दो, 5 5, मतलब 2 5 और 4 6 कर दो, एक 4 और 5 6 कर दो तो भी 34 आ जाएगा, और 2 5 और 4 6 कर दो तो भी। अब 6 में से 2 सेलेक्ट कर लो, कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, चाहे ये दोनों सेलेक्ट कर लो, इनमें एक एक कम कर दो, 5 5 कर दो, बाकी सेम रखो, तो 6C2 इज 6C1 plus 6C2 is 5 6 plus 15 21। सो एन ई आ गया 21, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई आ गया कितना, 21/6 की पावर 6। या दूसरा तरीका है भाई कि आप ऐसे बोलो कि एक 4 और 6 6 के कितने, 5 6 के कितने परम्यूटेशन होंगे देख लो, और 2 5 और 4 6 के कितने अरेंजमेंट होंगे देख लो, तो ये अरेंजमेंट कितने होंगे, तो 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, मतलब 65 61, और ये कितना होगा 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वही बात है, एक 62 आएगा, एक 61 आएगा, ऐड कर दो, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके बाद 21 ऑनवर्ड ये तो करेंगे ही करेंगे। एक क्वेश्चन आपने और पूछा था, उसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, 51 पूछा था, फिर मैं जरा कॉन्सेप्ट एक डिस्कस करूंगा दो। 51 जो डाउट था, किसका डाउट था, आज था श्रेया, किसका था 51, क्वेश्चन नंबर 51 किसका डाउट था बेटा, श्रेया का, ठीक है। बोला गया ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी, probability A intersection B bar is PA into PB bar, probability A bar intersection B is PA bar into PB, and probability A bar intersection B bar is PA bar into PB bar, ये दिया हुआ है, क्योंकि जब A और B इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं, और इवेंट अब दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री से भी इंडिपेंडेंट होता है। कीपिंग दोस्त इन माइंड, क्या क्या गिवन है आपको, तो आपको दिया हुआ है कि क्या पूछ रहे पहले बताओ, पीबी पूछ रहे हैं, लेट पी ए बी एक्स एंड पीबी बी वाई, तो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी इज 1/5, मतलब क्या दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है पी ए बार इंटू पी बी इज 1/5, मतलब दिया हुआ है पी ए बार इज 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1/5, और दिया हुआ प्रोबेबिलिटी पी बी बार इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी बार इज 1/6, इसका मतलब है कि पी ए इंटू पी बी बार इज 1/6, दैट इज x इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/6। हाँ जी, हाँ जी, तो बेसिकली यहाँ से देखो तो क्या दिया है, एक तो आपको मिल गया 1 y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/5 दिया हुआ, और x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6 दिया हुआ। और आपसे पीबी पूछा जा रहा है, क्या करें, हाँ करो, कैसे एलिमिनेट करें बताओ।
हमें y चाहिए, तो x से एलिमिनेट कर दो, तो x की जगह पर 1 माइनस वाई डालो वहां पर, और क्या। अगर आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हो तो भी हो जाएगा, अगर सीधे डिवाइड कर देते हो तो भी हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे चाहो वैसे करो। सब्ट्रैक्ट कर दो तो आया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/6, 1/30। y माइनस एक्स 1/30 हो गया, और हमें y निकालना है। कर लो, कैलकुलेट कर लो, अब तो कुछ नहीं रखा है। x इज इक्वल टू वाई माइनस 1/30 किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो y इंटू 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1/30 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा जी। तो y इंटू 31 माइनस वाई इज इक्वल टू 30/5, 6 आ जाएगा। आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 31y प्लस 6 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेना आंसर क्या आ रहा है, बता दो। वैसे भी देखो, वेन डायग्राम से भी अगर जाओ ना, तो देखो सिचुएशन क्या दी हुई थी आपको। आपको ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, और ये दिया हुआ था। ये दिया हुआ था 1/5, 1/6, ये दिया था 1/5। और आपसे सिर्फ ये कैलकुलेट कर रही है। तो एक्चुअली अगर आपको x इंटू वाई मिल जाए ना, तो आप ये भी कर सकते हो। जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमें चाहिए थी पी बी, इट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, पी ए इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी बी माइनस ए एंड प्लस प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी बी इंटरसेक्शन ए तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दिया हुआ क्वेश्चन, कैलकुलेट क्या करना है, 1/6। और इसमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी चाहिए, तो एक्स इंटू वाई चाहिए। अगर एक्स इंटू वाई आ जाएगा तो भी आंसर आ जाएगा। हो गया ये, और कुछ इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ गया कि नहीं पहले बताओ फटाफट। अब इसके बाद में आ जाओ बेटा, थोड़ा सा डी अरेंजमेंट। आप हेडिंग देंगे डी अरेंजमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में दो कॉन्सेप्ट यूज हुए जो 11th के थे, और वो आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, तो उसको रिकॉल कर लेते हैं। एक तो डी अरेंजमेंट देख लेते हैं जल्दी से। डी अरेंजमेंट क्या है, तो किसी भी परम्यूटेशन का, किसी एक अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑक्यूपाइंग देयर करेक्ट प्लेसेस, एंड इफ यू
disturb the place of any one object. If at least one object is not occupying its assigned place, then it is called dearrangement. तो आप लिखेंगे dearrangement of a given n arrangement. अगर एक n ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन है p1 p2 p3 pn और इसका डीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट in which at least one object does not occupy its assigned position. जैसे n लेटर्स हैं और n कॉरेस्पॉन्डिंग एनवेलप है, अगर एक एनवेलप एक लेटर ऐसा जो अपने वाले एनवेलप में नहीं प्लेस हुआ तो इसका मतलब वो डीअरेंज्ड है. टोटल नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट कितने होंगे, मतलब टोटल ऐसे कितने परम्यूटेशंस होंगे इनके जिसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं है. तो टोटल माइनस एक जो सारे ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है वो तो एक ही तरीके से होगा. तो टोटल नंबर ऑफ डीअरेंजमेंट पूछा जाए तो आप बोलोगे n फैक्टोरियल -1. यही क्वेश्चन वहां था, एग्जैक्टली इसी पर बेस था वो क्वेश्चन. बट इसके आगे हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो दो केसेस जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. पहला, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इट्स करेक्ट प्लेस. क्या बोला? लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट in which at least one object is correctly placed. और इसके लिए हम एक सिंबॉलिक नोटेशन लिख रहे हैं, नंबर ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN. What does AI represent here? तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि let AI, यहां अलग से लिख दो, let AI denotes the set of arrays when ith object is correctly placed. हम क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच एटलीस्ट वन इज करेक्टली प्लेस्ड. कम से कम एक सही जगह पर है, मतलब A1 सही जगह पर है या A2 या A3 या A4, मतलब P1 सही जगह पर है या P2 सही जगह पर है या P3 या P4 या Pn, इसी को एटलीस्ट वन बोलते हैं. और ये क्या होगा, तो इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू सिग्मा नंबर ऑफ AI, एक एक का सम माइनस दो दो का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट होगा प्लस तीन तीन का इंटरसेक्शन ऐड होगा माइनस चार चार का सब्ट्रैक्ट होगा एंड सो ऑन. ये आएगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से. अब आपको समझना ये है कि हाउ टू गेट नंबर ऑफ AI. तो नंबर ऑफ AI क्या होगा, तो AI क्या है, PI इज नॉट करेक्टली प्लेस, PI इज करेक्टली प्लेस. तो जो PI एक एलिमेंट है, एक ऑब्जेक्ट को उसकी अपनी जगह पे डाल दो, है ना, एक ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर डालो, तो एक ही तरीके से डाल सकते हो, उसको अपनी जगह पे रख दो. बचे कितने ऑब्जेक्ट हैं, n-1. कितने प्लेसेस हैं, n-1 फैक्टोरियल वेज. ith ऑब्जेक्ट को उसकी जगह पर प्लेस करके रिमेनिंग को जैसे चाहे वैसे अरेंज कर दो. ऐसे अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ क्या होगा, कितने ऐसे अरेंजमेंट हैं जब ith PI अपनी और PJ दोनों अपनी जगह पर है. तो दो ऑब्जेक्ट है PI एंड PJ, जैसे P2 एंड P3, वो अपनी जगह पे, तो उनको उसकी जगह पे डाल दो, बचे हुए n-2 को जैसे चाहे वैसे अरेंज कर लो. मतलब जब आप बोलते हो नंबर ऑफ AI, तो ith ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर सर्टेनली है, बचे हुए ऑब्जेक्ट में अपनी जगह पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे हमारा कंसर्न नहीं है. आई विल मेक श्योर दैट ith इज करेक्टली प्लेस्ड. यहां पर आई विल मेक श्योर दैट ith एंड jth आर करेक्टली प्लेस्ड. ऐसे नंबर ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK का क्या मतलब हुआ, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है ना. ith jth और kth अपनी जगह पर हैं, तो उनको उनकी जगह पे डाल के बचे हुए n-3 को जैसे चाहे वैसे अरेंज कर लो एंड सो ऑन. अब इसको मैं यहां पर देखूं तो देखो, फर्स्ट सिग्मा में कितने टर्म है, नंबर ऑफ A1 प्लस नंबर ऑफ A2 प्लस नंबर ऑफ A3 अप टू नंबर ऑफ AN. तो NC1
इंटू हर एक टर्म की वैल्यू क्या है, n-1 फैक्टोरियल, माइनस इसमें कितने टर्म है, दो दो के जितने पेयर बनेंगे nc2 इंटू n-2 फैक्टोरियल, मतलब n में से दो दो सेट के जितने पेयर बनेंगे, या इसी को बोलो कि n में से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिनको अपनी जगह पे रखना है nc2 वैसे, बचे हुए n-2 को जैसे चाहो वैसे अरेंज करो n-2 फैक्टोरियल प्लस nc3 इंटू n-3 फैक्टोरियल। अब ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब nc1 इंटू n-1 फैक्टोरियल किया तो इसमें फर्स्ट और सेकंड, जैसे nc1 में मान लो पहला सेलेक्ट हो गया और बचे हुए को अरेंज किया, तो उसमें एक केस ऐसा भी होगा जिसमें a2 भी सही जगह पर चला गया, तो a1 a2 करेक्ट प्लेस पर चले गए जब a1 को सेलेक्ट किया था और बचे में अरेंज किया था। इसी तरह से nc1 में n मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, तो उसमें एक केस ऐसा भी होगा जब a2 पहले सेलेक्ट हुआ, जिसको सही जगह पे रखा, फिर रिमेनिंग n-1 को अरेंज किया, तो उसमें a1 भी सही जगह पे चला गया, तो a1 a2 दो बार काउंट हो गया, a1 a2 a3 तीन बार काउंट हो जाएगा, a1 a2 a3 a4 सही जगह पर है, चार सही जगह पर है, वो चार बार काउंट हो जाएगा, तो ये ओवर काउंटिंग होगी जब ये लिखेंगे, तो इसी को कम कर रहे हैं, यहां पर डिस्काउंट कर रहे हैं, nc4 इंटू n-4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बेटा, तो यही क्या आएगा, nc1 होता है n फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखो सिग्मा nck इंटू n-k फैक्टोरियल, और k की वैल्यू 1 से लेके n तक, n-1 बोलो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट वाला तो हालांकि n ही रन दो, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसको लिखोगे तो nck होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-k फैक्टोरियल, इसी को nc n-k भी लिख सकते हो, तो nc n-k इंटू n-k फैक्टर होता है n p n-k हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल बाई k फैक्टोरियल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई k फैक्टोरियल, k वेरीज 1 to n। और एक और चीज है बेटा, माइनस, एक मिनट, यहाँ पर -1 की पावर n-k-1 होगा, ये थोड़ा सही कर लो, अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है ना, तो उसके लिए अगर k ऑड है, k 1 है तो पॉजिटिव है, इवन में नेगेटिव है तो -1 की पावर k-1 होगा, इसी को आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल सिग्मा -1 की पावर k-1 डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, k वेरीज 1 to n। इसी को सिंप्लीफाई करके लिखो तो आएगा n फैक्टोरियल टाइम्स 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा, लास्ट में -1 की पावर n/n फैक्टोरियल आएगा, तो वो आप कर लेंगे। और ये यहां तक बात समझ में आ गई, तो अब हम यहां पर लिख देंगे दूसरा केस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when no object occupies correct place। तो कम से कम एक सही जगह पर है, उसको अगर हम टोटल में से माइनस कर दें, n फैक्टोरियल माइनस यही जो अभी कैलकुलेट किया हमने फर्स्ट केस में, तो वो केसेस मिल जाएंगे जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सही जगह पर नहीं, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा n फैक्टोरियल माइनस यही सिग्मा वाला जो आपने लिखा, सिग्मा -1 की पावर k-1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल, k वेरीज 1 to n। अब ये माइनस को अंदर ले जाओ और n फैक्टोरियल को बाहर निकालो, तो बेसिकली यही ऐसा भी हो जाएगा, इसको ऐसा लिख दो, इसको लिख दो n फैक्टोरियल माइनस का प्लस सिग्मा -1 की पावर k हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल, k वेरीज 1 to n। अब जरा देखो k की वैल्यू 0 दो तो क्या आएगा, यही आएगा ना,
-1 की पावर 0 1 n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये पहला टर्म। तो अगर इसको भी इसी सीरीज का पार्ट ले लो तो इसको ऐसा भी लिखा सकता है, सिग्मा -1 की पावर k इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। अब k को ले लो आप 0 से n। मतलब ये लास्ट जो मैंने डेराइव किया लास्ट पॉइंट है ना, ये लास्ट पॉइंट को अगर मैं इसी तरह से पैटर्न खोल के लिखूंगा ना तो क्या आएगा वो देखो। तो आंसर लास्ट में जो आएगा उसको मैं लास्टली मेंशन कर रहा हूं, ये वाला आंसर। इट विल बी k को 0 दो बेटा तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल तो सब में आएगा, तो ऐसे लिख दिया n फैक्टोरियल लिया इनटू 1 बाई 0 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, तो फर्स्ट दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा। तो ये आ गया और ये आ गया। ये 1 बाई 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा अल्टरनेट प्लस माइनस, ये 1 बाई 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा अल्टरनेट प्लस माइनस। ये है नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज करेक्ट प्लेस, और ये है कम से कम एक ऑब्जेक्ट सही जगह पर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया आपने, फटाफट बोलो अगर नोट कर लिया तो। जस्ट रिकॉल था, 11th में कराया हुआ है ये सारा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं आपको। तो ये कुछ ऐसा है, ये हमने काउंट कर लिया, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज करेक्ट प्लेस, ये आ जाएगा। अब इसी में अगर ऐसा बोला जाए कि नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट इन विच एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट आर असाइंड टू देयर करेक्ट प्लेसेस, तो उसके लिए आप एग्जैक्टली आर सही जगह पर हैं, तो आप पहले वो आर सेलेक्ट करेंगे एनसीआर वे से, जिनको अपनी जगह पर एक ही तरीके से डाल सकते हैं, और बचे हुए एन माइनस आर को पूरी तरह से ये फार्मूले से डीअरेंज कर देंगे। तो जहां एन है वहां पर एन माइनस आर डाल देंगे, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई वही 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा। तो ये तो डीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल का कॉन्सेप्ट था वो कल वाले डाउट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप उसको वहां से देख लेना, उस पर अगर एक आध क्वेश्चन करा जाएगा तो वो कर लेंगे। और आप चाहें तो कल की डाउट क्लास लगा भी सकते हो, ऐसा कोई नहीं है आप। तो ये तो बेटा ठीक है, यहां तक हो गया, ये लास्ट वाला पॉइंट जरूर नोट कर लो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था इस उसी टाइप का, जैसे 5 लेटर्स आर पोस्टेड इनटू 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एनवेलप्स रैंडमली। अब इसमें देखो क्या है, पहले बात तो जैसे ही बोला तो एनएस क्या हो गया, तो एनएस तो हो गया सीधे सीधे 5 फैक्टोरियल, एनएस हो गया 5 फैक्टोरियल। अब बात आई कि एन ई, ए पार्ट पे जाओ, एन ई क्या होगा ए पार्ट पर, एटलीस्ट वन लेटर इज राइटली प्लेस्ड, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। If you wish to simplify it, it is equal to 120 minus 60 plus 20, 120 by 6 minus 5 plus 1. So it is, this one is 120 and this one comes out to be 141 minus 141 minus 65. चेक कर लो कितना आया, 76, and therefore probability of the event E is equal to 76 by 120, that is 19 by 30, 4 कॉमन है फैक्टर। तो ये आ गया तुम्हारा ए पार्ट। ऐसे ही अगर बी पार्ट करना हो, नो लेटर रीचेस करेक्ट प्लेस, है ना, तो बी पार्ट का भी आंसर आ गया बेटा, 1 माइनस ये दोनों
कम से कम एक सही जगह पर है, कोई भी सही जगह पर नहीं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इट इज 1 माइनस प्रॉपर्टी ई बार है ये, that is equal to 1 minus 19 by 30, so it is equal to 11 by 30. कैलकुलेट डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारा 5 फैक्टोरियल टाइम्स 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल, करके देख लो। तो ये आ जाएगा 60 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 1, तो 65 में से 21 निकाल दो, 44 आएगा। 44 बाई 120 करो तो 11 बाई 30 आ जाएगा। अब जैसे इन्होंने बोला सी पार्ट, एग्जैक्टली 2 लेटर्स रीच द डेस्टिनेशन, एग्जैक्टली 2 लेटर सही इन्वेलप में जा रहे हैं, तो पहले वो कौन से 2 लेटर सही इन्वेलप में जा रहे हैं, तो सी पार्ट के लिए हम लोग एनी कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे करेंगे, 5 में से 2 लेटर सेलेक्ट करो, उनको उनके इन्वेलप में डाल दो एक तरीके से, फिर बचे हुए 3 लेटर को 3 फैक्टोरियल टाइम्स कंप्लीट रीअरेंज कर दो, 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 5c2 इज 10 इंटू 6, 10 इंटू क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 बाई 2 इज 3, 3 माइनस 1 2, 20 ways. तो probability of the event E will be equal to 20 divided by 120, 1 by 6. ऐसे ही at most 2 later reaches the correct place, तो exactly 1 no correct place plus exactly 1 correct place plus exactly 2 correct place, तो exactly 2 तो आपने निकाल दिया, ऐसे exactly 1 और no correct place निकाल चुके, ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो this was corresponding to today's discussion. अब आपको you'll follow the डाउट सेशन ऑफ टुमारो, ये मैं आज शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, और कल के डाउट सेशन में एक दो कॉन्सेप्ट और भी परमुटेशन का डिस्कस होगा, प्लस बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन को यहाँ पर मैं क्लोज कर रहा हूँ।